नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं देवदत्त जी, जो आज बंगाल में नमस्कार। प्रवास पर हैं, अलग अलग स्थानों पर। जैसा कि आप जानते हैं, देवदत्त जी की सिंह वाहिनी जो है वो हिंदू कार्यों के लिए, जो हिंदू सरोकार है उनके लिए, और विशेषकर घर वापसी के लिए बड़ी एक्टिव है। तो मैं स्वागत कर रहा हूँ देवदत्त जी का हमारे चैनल पे। और आप सभी से भी ये अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और देवदत्त जी को भी फॉलो करें। और देवदत्त जी की सिंह वाहिनी को यदि किसी भी प्रकार का सहयोग हो सकता है तो वो अवश्य करें। और ये भी बता दूं कि देवदत्त जी ने आदिनाथ मंदिर, जिसको अदीना मस्जिद बोला जाता है, उसके उद्धार के लिए उसको रिक्लेम करने के लिए भी याचिका दायर कर रखी है विष्णु जैन जी के मार्फत। तो अब देवदत्त जी से पूछूंगा कि देवदत्त जी, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि घर वापसी का कार्यक्रम बड़ा तेज हो गया है नई सरकार आने के बाद। जी, नया सरकार जो एक सनातनी सरकार है, तो ये सरकार हमारा सरकार आने से क्या हुआ है कि हम लोग जो काम उतना मतलब बहुत ज्यादा पुलिस का हमारा एक अड़चन आता था, जिसको टीएमसी और जीआरडी पुलिस को पूरा यूज करता था, वो थोड़ा हम लोग के लिए मतलब ठीक हुआ है वो परिस्थिति। तो इसमें क्या है, हम लोग और बढ़ चढ़ के घर वापसी का काम, हमारे जेल में फंसे हुए बच्चियों को निकालना, वहां से रेस्क्यू करना, इसका काम हम लोग और अच्छी तरह कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये भगवान ने हम लोग को एक मौका दिया है कि हम लोग अपने गलती को सुधारें और आगे और अच्छी तरह काम करें, ताकि हिंदू समाज और मजबूत और बलिष्ठ हो। जी, तो अब ये बताएंगे आपको किस तरह की समस्याएं आया करती थी? कोई उदाहरण दे के बताएं कि जब आप घर वापसी पहले कराते थे तब कैसी समस्या आती थी। देखिए, सबसे ज्यादा समस्या तो पिछली बार आपने बताया था ना कि पिछली बार वो शांतनु सिन्हा विश्वास जो था वो आपको बैठा लिया था इसी चक्कर में। तो पिछली बार आपसे जी, बातचीत हुई थी। अभी तो शांतनु सिन्हा विश्वास जेल में। वही जेल में है। राइट, वही। तो ऐसा था, केवल वही नहीं, ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर थे जो हमारे नाक में दम करके रखे थे, हमारे लड़कों को बेवजह केस में फंसाना या थाने में अटका लेना। फिर जो घर वापसी कर रहे थे उनके ऊपर उनका परेशानी और बढ़ाना। जैसे कि आज का जब अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, आज संडे है, रविवार है, हम्म, परसों में हमारा एक बच्ची को लेकर, जिसका घर वापसी हमने किया है, वो हाँ, बच्ची को लेकर हम एक पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं, फिर वहां से बाड़ीपुर कोर्ट जाएंगे। वहां पर वो बच्ची का 164 होने वाला है। तो ये केस में भी इससे पहले, अभी तो ऑफिसर ठीक है, कानून को फॉलो कर रहे हैं, लॉ को फॉलो कर रहे हैं। इसके पहले जो लोग थे, बहुत हम लोग को परेशान किया, बहुत हैरेस किया। वो बच्ची जिस लड़का से विवाह किया है, उसका घर में पुलिस, टीएमसी वाले, जीआरडी और टीएमसी वाले में टीएमसी के हिंदू भी जाके बहुत अत्याचार किया है, बहुत परेशान किया है। पर हम परसों वो बच्ची को लेकर उसका 164 कराने खुद लेके जाएंगे, क्योंकि उसका सेफ्टी और सिक्योरिटी का सवाल है। और वो बच्ची हमको पिता बोलती है, बाबा बोलती है, तो थोड़ा जिम्मेदारी पर एडेड हो जाता है उसके साथ। तो देखिए, एक तो फिर इन्फिल्ट्रेट करने का भी कोशिश किया गया। मतलब पुलिस ही एक ऐसा व्यक्ति को भेजा हमारे पास कि वो हमारे पास आकर कि हम हिंदू बनना चाहते हैं, हमको इससे पसंद नहीं है, हमको आप थोड़ा मदद करो। पर वो एक्चुअली पुलिस का और टीएमसी का, जीआरबी का भेजा हुआ लोग लड़की है। पूरा उसका परिवार को वो लोग आर्थिक सपोर्ट दिया है, ताकि हमारे खिलाफ कुछ वो कर पाए। पर महाकाली का आशीर्वाद से, आप सबका आशीर्वाद और सहयोग से हम बच गए, पता चल गया। एक्चुअली वो तो हमको पहचानता नहीं था, वो मेरे जगह किसी और को टारगेट कर लिया था हमारे ही ऑफिस में। तो फिर वो खुद ही फंस गया, तो हम बच गए। तो ये सब भगवान थोड़ा मतलब साथ, भगवान के साथ तो है ही, तो बच जाते हैं। तो अभी देखिए, अभी तो मुझे लगता है ऐसा मुश्किल होगा नहीं।
मुझे कॉन्फिडेंस है और हमको और ज्यादा काम करना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो डेमोग्राफिक चेंज है, वो जो चेंज हो रहा था इन सालों तक, जो हमारे खिलाफ जा रहा था, तो उसको रोकना है और उसको रिवर्स करना है। तो ये आप जब किसी विशेषकर मैंने देखा है कि आपकी घर वापसी जो है वो बच्चियों में केंद्रित है। तो ये बच्चियाँ अपने आप आती हैं आपके पास, संपर्क करती हैं कि किस प्रकार से होता है? नहीं, बच्ची भी है और अभी तो कुछ परिवार को भी, मुस्लिम परिवार को अभी हमने घर वापसी किया है, हुँ। और कुछ मुस्लिम इंडिविजुअल आदमी का भी किया है, लड़कों का भी किया है। देखिए, मेन तो बच्चियां हैं, मुस्लिम बच्चियां हैं। ये लोग स्कूल और कॉलेज से जो है अपने सहेली के माध्यम से, क्योंकि उसका उनका सहेली जो है हमारे कार्यकर्ता का बेटी होती है, कोई कोई पुलिस वाले का भी बेटी होती है, उनके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग हमसे संपर्क करते हैं। और विशेषकर वो लड़की करती है जिसके साथ कोई हिंदू लड़का का अफेयर चल रहा होता है, तो उनको तो एक प्रोटेक्शन की दरकार होती है, थोड़ा सपोर्ट की दरकार होती है, क्योंकि वो तो घर से जब भागते हैं कुछ लेके आ नहीं पाते, ज्यादातर डॉक्यूमेंट भी नहीं ला पाते, तो उनको एक प्रोटेक्शन, एक अच्छा एम्बियंस सिचुएशन उनके लिए चाहिए होता है, जो हम उनको व्यवस्था करके देते हैं। तो प्लस उनका काफी डर भी रहता है उनको, कि उनका, आपको पता है मुस्लिम समाज से जो निकल के आता है उनको मुसलमान लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, पूरा भारत में ये दिखाई देता है। तो पश्चिम बंगाल जैसा जगह में तो उनका खतरा और भी ज्यादा होता है। तो मैं और हमारा टीम ये प्रयास करते हैं कि उनको एक सेफ और सिक्योर जीने का व्यवस्था देने का, और उनका डॉक्यूमेंट्स में भी उनको हेल्प करने का, उनका घर वापसी करने का। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में भी हम लोग को बहुत दिक्कत आता है, क्योंकि जब किसी का नाम परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन होता है, तो न्यूज़पेपर एफिडेविट, न्यूज़पेपर तो ठीक है, पर पहले जो एफिडेविट किया जाता है, ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के वहां करने में बहुत दिक्कत आता है, आधे लोग करना नहीं चाहते। फिर बिना फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का आगे बढ़ना भी बहुत दिक्कत है, फिर उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आता है। तो ये सब बहुत सारे हैसल है, जिसको हम धीरे धीरे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें भी अगर आपके जो व्यूअर्स है, आपके व्यूअर्स में लाखों व्यूअर्स बंगाल से भी है, तो जी हाँ, आप लोग का भी, इस बार तो हाँ, चुनाव में तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हैं बंगाल से। जी जी, तो आपका व्यूअर्स भी हमें कमेंट में या सजेस्ट कर सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, और आप लोग हमको किस तरह से सहयोग और सपोर्ट कर सकते हैं। अभी जो बांग्लादेशी जो वापस जा रहे हैं, उसमें कितनी तेजी आई है? देखिए, तेजी तो है पर स्टेडी है, वापस जा रही है। और मुझे लगता है कि केवल बांग्लादेश के अंदर नहीं, वो लोग भारत के बाकी जगह में भी फैल रहा है, इसका भी ध्यान हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को, और शायद वो लोग रख भी रहे हैं, उनको और भी रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग भारत के बाकी हिस्से में फैल रहा है। बंगाल में भी जहाँ ये लोग जाके छुप सकते हैं वहां पर छुप रहा है, और बांग्लादेश में तो जा रहा है, वो तो है ही, पर बाकी जगह में भी जा रही है, मेरे पास पूरा पक्का खबर है। तो अब इसको आपको जो रिवर्स करने का ओवरऑल प्लान क्या है? जो डेमोग्राफी रिवर्स किया है, जब पश्चिम बंगाल जब बना था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के मेहनत से बना था, जब वो बना था तो उसमें यहाँ 13-14% पॉपुलेशन था, वो 27%, 26.5% हो गया 2011 के सेंसस में। और अभी जो नया सेंसस होगा उसमें सही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए और एक मूवमेंट चलाना चाहिए, क्योंकि मैंने सेंसस ऑपरेशन किए हैं और उसमें मेरे ध्यान में आया है कि मुसलमान जो है वो अपनी संख्या बढ़ा के बताता है। उसका उसको डबल फ़ायदा होता है, उसका सरकारी स्कीम्स में भी फ़ायदा होता है और हिंदुओं को डराने में भी फ़ायदा होता है। तो ये भी आप लोगों की तरफ से ये अवेयरनेस फैलाया जाना चाहिए कि सेंसस में जो भी एन्यूमरेशन हो वो सही हो, ये एक बात है। और दूसरा, ये जो अभी जो आप घर वापसी कर रहे हैं, इसको मास स्केल पे कैसे किया जा सकता देखिए, मास स्केल में करने का हमारा एक प्रक्रिया चालू है, है? जी। पर
वो ऑलरेडी हम शुरू किए हैं, मतलब अभी तक हुआ नहीं है, कुछ हो रहा है, थोड़ा कंट्रोल में भी है। पर मैं इसको ये पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वेरी सॉरी, मैं आपसे तो शेयर कर सकता हूँ, हमारे जो बहुत निकट के हैं, क्योंकि इसके बीच हमारे शत्रु भी आपका चैनल अच्छी तरह देखते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं, है ना। तो हाँ। शत्रु को हमारा प्लान का पता ना चले, इसका भी ध्यान मुझे रखना पड़ता है। मास स्केल में मेरा टारगेट है और हम उसको बहुत जल्द माँ काली के आशीर्वाद से अचीव करने वाले हैं। मैं तो बोलने जा रहा था इंशाअल्लाह अचीव करने वाले हैं। तो नहीं तो उसके लिए इस समय माहौल तो मुझे लगता है कि बंगाल में बन गया है पूरी तरह से, तो जी इसका जी तो जी, लाभ माहौल मिलेगा बन गया आपको। है। हाँ, लाभ मिलेगा। तो अभी कम से कम साल 2 साल तो आपके जो तृणमूल के गुंडे हैं वो अंदर छुप के रहेंगे, लगता है आपको? हाँ हाँ हाँ। हाँ, साल 2 साल अंदर छुप के रहेंगे और साल 2 साल बाद मतलब नहीं, मतलब मेरा तो ये असेसमेंट है, तृणमूल पूरा खत्म है देखिए। क्योंकि हम्म, ये पार्टी का कोई आइडियोलॉजी नहीं था, केवल पैसा, पैसा और पैसा, चाहे देश बेच के पैसा हो, माँ बहन का इज्जत बेच के पैसा हो, पैसा ही पैसा इनका आइडियोलॉजी था। तो अभी वो लोग पूरा टूट चुका है, खत्म हो चुका है। मुझे लगता नहीं है और आने वाले दिन में टीएमसी हमारे लिए कोई थ्रेट है। अभी थ्रेट हो सकता है जो कम्युनिस्ट एलिमेंट है, कम्युनिस्ट माइंडेड एलिमेंट है, या जो अल्ट्रा लिबरल जिसको बोलते हैं, इस तरह के जो एलिमेंट है, वो लोग थोड़ा बहुत हमको नुकसान करने का प्रयास करेगा। और हिंदू समाज जाग चुका है और हमको केवल ये करना है कि उनका दिशा, उनका मूवमेंट ठीक दिशा में लेके जाना है, ये हमारा प्रयास है। और शायद भगवान का हमारे ऊपर, इस मूवमेंट के ऊपर आशीर्वाद है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे हम लोग अपना टारगेट अचीव करेंगे। जी। तो कम्युनिस्टों का जो प्रभाव है वो अभी भी बचा हुआ है, या कि अब इलेक्टोरल वापस? पॉलिटिक्स में तो बचा हुआ नहीं है, हम्म, पर उनके उनके लोग हर एक डिपार्टमेंट में बैठे हैं, जो लोग उस समय का रिक्रूटेड है। यहाँ तक कि टीएमसी के समय भी बहुत रिक्रूटमेंट हुआ है कम्युनिस्ट माइंडेड लोगों का। तो या तो देश विरोधी जो मानसिकता रखते हैं, इस तरह के लोग, तो ये लोग देखिए हमको हर जगह थोड़ा तो प्रॉब्लम करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंटेशन का बहुत काम होता है, कोई भी कर वापसी हो, उसका एक प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंटेशन का। क्योंकि बच्ची जब अपने अपना वो समाज को छोड़ के आती है, वो शी कांट ब्रिंग इवन अ पीस ऑफ हर डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड हो, उनका बर्थ सर्टिफिकेट हो, ये फेल करती है लाने में। तो जब एक व्यक्ति का कुछ ना हो, कुछ नहीं होता है, और वो तो हमारे भारत के नागरिक है, हमारे ही बच्चे हैं, तो उनको फिर सब प्रिपेयर करना ये एक बड़ा चैलेंज है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी ये निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस तरह के केसेस में आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि और इंस्ट्रक्शन भी अपने ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट को ऐसा हो कि इस तरह के केसेस में जो सनातनी बनना चाहते हैं, हिंदू बनना चाहते हैं, जो इनोसेंट है, बच्चे हैं, 18 साल, 19, 20 साल, 21, 22 साल के हैं, तो उनका थोड़ा मदद किया जाए, विशेषकर अगर वो लड़की है, क्योंकि वो तो फिर हमारा ही सनातनी से विवाह करेगा और एक सनातन परिवार में वो अपना सहयोग और अपना जो भूमिका है वो निभाएगी। तो इनके लिए थोड़ा सपोर्ट सरकार को होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि जो लड़कियां खास तौर से जो आ रही हैं सनातनी समाज में, वो सनातनी समाज में मिक्स हो जाती हैं क्या? क्योंकि ये भी ज्यादा देखा गया मिक्स, है कि कई लड़कियां जो हैं वो पहले तो शादी कर लेती हैं हिंदू से, फिर उसके बाद लड़के को मुसलमान बनाने का प्रयास करती हैं। नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरा उल्टा है। हमारे जो हिंदू घर में, जो हमारे, विशेषकर मैं बंगाली घर का हिंदू लड़कियों का बोल रहा हूँ, बहुत सारे घर में ऐसे लड़की हैं जो लोग पूजा पाठ नहीं करती है, मैं भी उनका परिवार की तरफ से ऐसा आग्रह बचपन से ला रहा हूँ, इसलिए
परंतु जो मुस्लिम बच्चियां जो हिंदू बन रही, अ, मैं आपको क्या बताऊं कि हम हर एक बच्ची को दो तीन चीज हम अनिवार्य करते हैं कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। शुरू से हम उनको हनुमान चालीसा उसको रटवाते हैं, मतलब मगअप कराते हैं सुनकर, पढ़ाकर। फिर वो तुलसी देवी का पूजा करते हैं। जैसे हम लोग का बंगाली में संध्या देना होता है, संध्या के समय तो वो संध्या वगैरह देती है। पूरा हमारा जो रिचुअल्स है वो अति आग्रह से फॉलो करना शुरू करते हैं। तो दुर्गा पूजा के समय अंजलि देना वगैरह, जब व्रत रखना हो व्रत रखना, ये सब वो मुस्लिम लड़कियां ज्यादातर हम देखते हैं बड़े आनंद के साथ करती है। ऐसा नहीं कि हमको कुछ जोर करना पड़े, उनको सिखाना पड़ता है, ये तो बात सही है, पर आनंद के साथ करती है, अपने मन का इच्छा से करती है। हिंदू लड़के जी। फेल हो जाते हैं, वो जिससे शादी करती है विवाह जिनसे होता है वो तो हाँ। फेल करता है, उसको कुछ पता नहीं, आधा पता है आधा पता नहीं, उसको समझ में नहीं आता है। पर ये जो मुस्लिम लड़की जो सीख लेती है, ये बहुत अच्छी तरह हमारे सनातन धर्म का पालन करती है। और ये सबसे बड़ा बात, ये नेशनलिस्ट बन जाती है जब वो समाज छोड़ के हिंदू समाज में प्रवेश करती है। एक चीज का आप निश्चित रहिए, ये नेशनलिस्ट बनते हैं, ये देशभक्त बनते हैं। इसके मन में, इसके सोच में देश विरोध का कुछ भी बचता और नहीं है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज अच्छा, अब जो चीजें सामने आ रही हैं और जो सारे तृणमूल के गुंडे पकड़े जा रहे हैं और तृणमूल का टोलाबाजी और तृणमूल का कटमनी, वो सारा जो लोग है वो उनके एफआईआर हो रही है और वो गिरफ्तार हो रहे हैं। तो अब समझ में आता है कि साहब कि ये हिंदू समाज जो है वो इतनी आसानी से क्यों इनसे दब गया। आज जो विरोध हो रहा है ये पहले भी हो सकता था क्या? है। देखिए, पहले हो सकता था, पहले तो हो सकता था, मैं तो मानता हूं हो सकता था, पर पुलिस का एक बड़ा भूमिका रहता है। देखिए, सरकार में जो आता है वो पुलिस को जिस तरह से चलाएगा, पुलिस उसी तरह तरीके से चलता है। पहले अगर ये विरोध होता तो पुलिस जो विरोध करने वाले हैं उन्हीं को उन्हीं को हैरास करता, प्रॉब्लम क्रिएट करता, उन्हीं के लिए उसी को जेल में डालता। जब एक बच्ची का बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, या लफ्जियात का शिकार एक बच्ची है, उसके माता पिता जब थाने में कंप्लेन दिखाने जाकर उसको एक दिन, पूरा दिन, 2 दिन थाने में बिठा देता है, उनको लॉकअप करने का धमकी दिया जाता है। पोस्टपोल वायलेंस में किसी का घर तोड़ दिया, लूट लिया, इज्जत चला गया, वो जब कंप्लेन करने जाती है उनको पुलिस दबा देता है, उनको पुलिस लॉकअप कर देता है। तो इस तरह का समस्या में लोग आंदोलन कैसे करेंगे? लोग जब अपने ऊपर वो अत्याचार को लेके बोल नहीं सकते थे, एक समय था, तब जो सामाजिक अत्याचार है उसको लेकर भी लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए हैं। हाँ, अभय का मैटर एक अलग था। कुछ कुछ ऐसा मैटर हुआ है जिसमें हमारे बच्चियों के ऊपर अत्याचार हुआ है या मर्डर हुआ है, बलात्कार हुआ है, उसको लेकर कुछ कुछ समय तो हमारा समाज जाग उठा है, आंदोलन किया है और विरोध भी किया है। पर इन जनरल पुलिस पूरा लोगों का, पुलिस के माध्यम से और जिहादियों के माध्यम से सरकार पूरा आम लोगों का गर्दन दबा के रखा था, तृणमूल सरकार। अच्छा, जो पकड़े जा रहे हैं उसमें ठीक है, कुछ तो बहुत नटोरियस है मुसलमान, शाहजहां शेख हुआ, चाहे जहांगीर हुआ, चाहे वो आपका फारूक हुआ या अब्दुल बारिक सरकार हुआ, ये सारे लोग जो है तो फेमस है, लेकिन अधिकतर संख्या तो हिंदुओं की ही है इसमें। देखिए, हिंदू जो पकड़े जा रहे हैं, ये लोग का क्राइम मेजरली जो है फिनेंशियल फ्रॉड है। लोगों को नौकरी देने का नाम से पैसा लूट लिया है, ठीक है। और एक ये लोग का वो है कि जिहादियों का साथ देना, ब्लैक एंड अपीजमेंट करना। तो चलिए, उसमें तो कोई धारा नहीं है, सेक्शन नहीं है, पर इनका जो, इनके ऊपर जो मेन कानूनी कार्रवाई हो रहा है, ये पूरा फ्रॉड का है, फाइनेंशियल फ्रॉड का है, जमीन जायदाद का फ्रॉड का है, इस तरह का फ्रॉड का है। पर जो जहांगीर जो पकड़े जा रहे हैं, जो शौकत मोल्ला पकड़ा गया है, इनके ऊपर भी चार्जेस ऐसा ही है।
पर इसके साथ साथ ये लोग हिंदू के ऊपर, सिलेक्टेड हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया है, निर्मम अत्याचार किया है, और ये लूट से लेकर बलात्कार और मर्डर तक किया है। हिंदुओं का जमीन, बिजनेस को लूट लेना, टारगेट कर। तो इन दोनों में थोड़ा फर्क है। हिंदू जो क्राइम किया है वो केवल क्राइम करने का जो है, क्राइम किया है, फिनेंशियल हो, फ्रॉड हो, जो किया है, लोगों का नौकरी से लोगों को वंचित करना, अपने लोगों को नौकरी में डाल देना, इस तरह का क्राइम किया है। और जो सुपर मतलब जहांगीर जैसा जो एलिमेंट है, ये पूरा हमारे देश के विरोध में काम किया है, हमारा संविधान के खिलाफ काम किया है, हमारा देश को तोड़ने का काम किया है। चाहे जहांगीर हो, शौकत मोल्ला हो, शेख शाहजहां हो, शमीम हो, इसके जैसे लोग हैं, ये लोग पूरा हमारा देश का विरोध और हिंदू समाज के विरोध काम किया है। शमीम वो हावड़ा वाला? शमीम हावड़ा में भी है, एक डायमंड हार्बर में भी वो अरेस्ट हुआ है। अच्छा, तो ये हावड़ा वाला के तो घर पे वो निकला था ना, वो चांदी वांदी का पलंग और वो सब। जी जी जी। ये सब कहाँ है इकट्ठा? और एक अभी परसों एक खून हुआ है आपका बागनान में। मैं उसका फेसबुक किया तो थोड़ा वायरल हुआ है, ट्वीट भी किया है। तो उसमें भी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रशांत दे, उसका हत्या हुआ है। वो भी हत्या करने वाले मुसलमान है, वहां के पंचायत के उप प्रधान है, और उसका पिताजी है मंसूर, और मंसूर का बेटा मफिजुल इस्लाम। तो प्रशांत डे को क्यों किया हत्या? देखिए, प्रशांत ये तो बिल्कुल सीधा साधा सा व्यक्ति था, मतलब फैमिली मैन था, छोटा सा एक कारोबार करता था, व्यापार और राखी बनाने का। वो ऑर्डर देके राखी बनवाता था, और राखी के समय दुकानों में राखी बेचता था। उसके साथ ये लोग का क्या ग्रज था, इंटरनल प्रॉब्लम, तो मुझे लगता नहीं है कुछ था, क्योंकि बहुत साधारण व्यक्ति है। टोटल 4-5 जन को वो लोग फोन करके बुलाया था इन मुसलमानों ने, और ये लोग को समझ में नहीं आया कि आगे क्या हो सकता है। ये लोग को पता नहीं था कौन बुला रहा है, कैसे बुला रहा है। ऐसे कुछ समस्या आपके माध्यम से बुलाया, वो लोग चला गया, और पूरा ट्रैप हो गया, घेर के ये लोग को मार दिया। मतलब एक जन का तो डेथ ऑलरेडी हो गया, प्रशांत को देखा, और 2 जन सीरियस है, वो लोग अस्पताल में है, और बाकी 2 जन भी बहुत ज्यादा मार खाए, बच के वहां से भाग पाए हैं। तो देखिए, इलेक्शन तो हम लोग जीत गए, सरकार आया है, राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी सरकार है। फिर भी जो हम हिंदू है, हमारा बहुत सारा काम हमको खुद करना पड़ेगा, और ताकि आगे वाले दिन में फिर हमारा सरकार आए, और हम लोग और मजबूती के साथ आए, और हिंदू डेमोग्राफी जो है और मजबूत हो, स्ट्रांग हो। हमारे यहाँ पर जो देश विरोधी शक्ति है, उनको बिल्कुल हम लोग उनका उसका विनाश कर पाए। इसके और हम लोग को लगना चाहिए, और आगे बढ़ के काम करना चाहिए। आपके कोलकाता में जो डेमोग्राफी है, मैं देख रहा था कि कोलकाता में बहुत सारा वार्ड ऐसा है जिसमें मुसलमान मेजॉरिटी में है, और वो सारा का सारा वार्ड टीएमसी को वोट दिया था। कोलकाता में कितना % आबादी मानते हैं मुसलमानों का? मुझे तो मतलब जो एकदम प्रॉपर नॉर्थ और साउथ कोलकाता जो है, इसमें मुझे लगता है कि अराउंड 35 to 40%, 40% मुसलमान है, 40%। क्योंकि जो वार्ड है, जो हेवीली मुस्लिम मेजोरिटी है, उसका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, वोटर्स भी बहुत ज्यादा है। जो हिंदू वार्ड है, अगर उसमें 16,000 वोट है, तो मुस्लिम उसका बाजू में जो मुस्लिम वार्ड है, उसमें अपना 35,000 वोटर है। तो इतना वास्ट डिफरेंस है। केवल मुस्लिम वार्ड होने से नहीं होगा, वो हेवीली मुस्लिम पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड। हाँ, जैसे आपका भवानीपुर सीट है, तो भवानीपुर सीट में एक वार्ड जो मुस्लिम वार्ड है, जिसमें जो शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि वहां से उनको एक भी वोट नहीं मिला। हाँ वैसे आपका चौरंगी में भी इस तरह का कई सारा वार्ड हाँ, है। चौरंगी में 62 नंबर वार्ड जो है,
वो लगभग 97-98% मुस्लिम बहुल है। हमारा जो मेरा जो होम वार्ड है 53, इसमें भी लगभग 45-50% मुस्लिम वोटर्स है। 44 भी एक वार्ड है, वो भी मुस्लिम बहुल है, 75% मुसलमान वहां पर भी है। तो ये 3-4 वार्ड चौरंगी में भी है जो मतलब 50-50, लगभग 50-50, 70-25 और 97% मुस्लिम बहुल है। तो फिर कोलकाता में 6 सीट जीतना तो बड़ी उपलब्धि होगी। 11 में से 6 सीट जीत गए और आसपास की भी सारी सीट जीत गए। आप बेहाला भी जीत गए, पूरा पश्चिम टॉलीगंज भी जीत गए, जादवपुर भी जीत गए और उधर विधाननगर और राजरहाट दोनों, गोपालपुरा और न्यू टाउन। तो देखिए, हिंदू वोटर्स का कंसोलिडेशन हुआ है। हिंदू वोट पूरा एक हुआ है, मुसलमान वोट भी एक था, पर हिंदू पूरा एक हो गया है। चाहे वो श्रमिक जो बाहर से आए हैं, जो हमारे श्रमिक भाई बहन है बाहर से आके जो वोट डाल के गया है इस बार, ये कभी हुआ नहीं है। वो हो सकता है 2-4-5 लोग आए थे, पर इसमें जो 100% पार्टिसिपेशन ऑफ द मास है, द पीपल, हिंदू पीपल है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और यही चेंज कर दिया, यही सरकार, एक सरकार को गिरा के दूसरा सरकार को, अपना हिंदू सरकार को लाया है। अच्छा, ये मेजर फैक्टर है। अब ये बताया कि अब आज बल्कि कल बंगाल फाउंडेशन डे मनाया गया, बंगाल दिवस मनाया गया। और बंगाल दिवस 20 जून को इसलिए मनाया गया कि 20 जून को वो वोट हुआ था हिंदू मेजॉरिटी एरिया में, जिसमें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के एक तरह से नेतृत्व में ही हुआ था, क्योंकि उन्होंने ही ये पूरा मूवमेंट चलाया था। और 20 जून को उनका वोट से ये तय हुआ कि पश्चिम बंगाल का विभाजन होगा। तो बंगाल का, हाँ सॉरी, बंगाल का विभाजन होगा। तो ये बात जैसे हमारे जैसे लोगों को तो पता है, लेकिन ये बात बंगाल में जानकारी क्यों नहीं थी अभी तक? देखिए, कम्युनिस्ट वालों ने और उसके पहले कांग्रेस और उसके कम्युनिस्ट के बाद टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ये कभी लोगों को जानने नहीं दिए और इसको लेकर बहुत डिस्करेजमेंट रह चुका है। देखिए, 1947 20 जून को हम लोग श्यामा प्रसाद जी के नेतृत्व में, उनका ब्रेन चाइल्ड था उस समय, मतलब उनका ये प्रोजेक्ट था कि मुसलमान पाकिस्तान का मांग कर रहा है, भारत को तोड़ रहा है और हम पाकिस्तान को तोड़ेंगे। जो पाकिस्तान का पूरा ईस्ट पाकिस्तान जो था, वो पूरा बंगाल को लेके था, अखंड बंगाल को लेके। तो उनका ये था कि हम ये बंगाल को तोड़ देंगे, तोड़कर हम हिंदू के लिए एक होमलैंड जो पश्चिम बंगाल है, उसको हम तोड़ के निकाल के लेके आएंगे। तो ये बहुत अनिवार्य था, क्योंकि ठीक इससे 7 साल पहले, 1940 में लाहौर अधिवेशन में पूरा ये तय हो गया था कि वो लोग मुस्लिम जो मेजोरिटी एरियाज है भारत के अंदर, उसको अलग तरीके का इंडिपेंडेंस दिलाएंगे, एक पाकिस्तान, एक होमलैंड मुस्लिम के लिए क्रिएट करेंगे। तो ये पाकिस्तान का परचम के अंदर ये सब भारत के जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ये पाकिस्तान में चला जाएगा। ये, और हमारा बंगाल के लोगों का ये दुर्भाग्य है कि इसका प्रस्ताव करने वाला भी एक बांग्ला स्पीकिंग मुसलमान था, फजलुल हक। एक तो मुस्लिम लीग का गठन भी ये अखंड बंगाल से हुआ था, ढाका से, और मुस्लिम लीग का जो ये मांग है पाकिस्तान का, इसको मांग करने वाला, प्रस्ताव करने वाला भी फजलुल हक था। और ये वही फजलुल हक है जो स्पेशल, उनके पास सब कुछ था। वो मुस्लिम लीग का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जनरल सेक्रेटरी भी था, और उसी के साथ साथ वही समय वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रह चुका है। हेलो, सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो जनरल सेक्रेटरी था और मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट, दोनों एक ही समय वो रहा है, फजलुल हक। वही मुस्लिम लीग का प्रस्ताव किया और जिन्ना का भाषण हुआ। तो ये सब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देशभक्त जो थे, जो प्रो हिंदू थे, प्रो नेशनलिस्ट थे, इनका मन में दाग किया। तो ये लोग सोच विचार करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कि हम इनका पाकिस्तान को तोड़ेंगे। 1947 पाकिस्तान बनने से पहले इन्होंने पाकिस्तान को तोड़कर पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान से लेके ये आ गया।
क्योंकि पाकिस्तान का अगर वो इच्छा जो है मतलब मुस्लिम लीग का वो अगर पूरा होता तो पूरा पश्चिम बंगाल भी पूरा बंगाली पाकिस्तान बन जाता। और जो हमारे कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल है वो हुसैन सईद सोहरावर्दी का पैलेस बनता। ये उसका इच्छा था कि ये हमारा पैलेस होगा। अच्छा, विक्टोरिया मेमोरियल उसका पैलेस बनना था। हेलो हेलो, क्या विक्टोरिया मेमोरियल सोहरावर्दी का पैलेस बनना था? आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा। क्या आपको नहीं सुनाई दे रहा? हाँ, सोहरावर्दी का टारगेट था, इच्छा था कि विक्टोरिया मेमोरियल उसका पैलेस बनेगा। अगर पूरा भारत मतलब पूरा बंगाल पाकिस्तान बन जाता तो कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता को कैपिटल बना था। सब ढाका कैपिटल नहीं बनता इस पाकिस्तान का, कलकत्ता कैपिटल बनता और विक्टोरिया मेमोरियल उसका पैलेस होता। हुसैन शहीद सोहरावर्दी को पाकिस्तान में तो भाव मिला नहीं, पाकिस्तान में जाने के बाद तो फिर वो साइडलाइन ही हो गए। हाँ, ये सोचा था उसने, उसको तो पता नहीं था कि पाकिस्तान बनने के बाद उसको कुछ भाव नहीं देगा, कुछ मतलब मिलेगा नहीं, पर उसका पार्टिसिपेशन तो था पाकिस्तान बनाने में। ये फजलुल हक भी ग्रेट जो है कैलकाटा ये ग्रेट 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 कैलकाटा किलिंग का आर्किटेक्ट भी तो वही था। वही था, मुजीबुर रहमान भी था। मुजीबुर रहमान भी था। मुजीबुर रहमान भी था। आपके जोगिंदर नाथ मंडल ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वाले जो थे उन्होंने सपोर्ट किया था। हाँ, पूरा सपोर्ट किया था। और फिर बाद में उनको भी वहां से जिहादियों ने अपना मजा चखाया, उनको भी फिर वो भाग के यहाँ आ गए। एक चिट्ठी तक वहां बैठ के लिख नहीं पाए, चिट्ठी भी यहाँ के उनको लिखना पड़ा, हाँ, रेजिग्नेशन लेटर जो है। इसीलिए बंगाल में जोगिंदर नाथ मंडल को कोई याद नहीं करता। हाँ हाँ हाँ। ये आपका पूरा का पूरा ये राजवंशी समाज और ये आपका मतुआ समाज, ये सब तो जोगिंदर नाथ मंडल के चक्कर में ही मारा गया। जी। तो आज तो मोदी जी आए हुए हैं ये कोलकाता में। मोदी जी कल से बंगाल में है। कल पश्चिम बंगाल दिवस का कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। फिर गवर्नर हाउस में थे रात को। और आज यहाँ पर योग दिवस जो है, योग दिवस में उन्होंने हिस्सा लिया। और रेड रोड के ऊपर योग दिवस का पालन हुआ। भाई रेड रोड पे आपने इसको लेकर नमाज, भी कम्युनिस्ट, आपने नमाज तो पढ़ने नहीं दी, लेकिन योग दिवस के लिए रेड रोड को दे दिया। हाँ हाँ, इसको लेकर विकास रंजन भट्टाचार्य एक्स कोलकाता मेयर, उन्होंने याचिका दायर किया था हाईकोर्ट में कि रेड रोड में नमाज होने नहीं दिया है। रेड और भी इंटरनेशनल इवेंट्स है, वो सब रेड रोड में होता नहीं है, तो ये योगा क्यों होगा। तो कोर्ट ने उनका पिटिशन को खारिज कर दिया। और रेड रोड में कल हमारा मतलब आज सॉरी धूमधाम से योगा दिवस का पालन हुआ। मोदी जी हिस्सा लिए, नेतृत्व दिए, हमारे सीएम साहब भी थे और बाकी बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ता, आम जनता सब मिलकर योग दिवस का पालन किया। और हाँ, हमने इस बार नमाज तो हुआ नहीं मुसलमानों का रेड रोड के ऊपर। और मुझे लगता है जो रेड रोड के ऊपर नमाज वो लोग का लास्ट था 2025 में, आने वाले दिन में रेड रोड पर ये लोग नमाज नहीं पढ़ पाएगा। तो ये जो नमाज वाला जो आदेश है वो भी उसकी पालना हो रहा है? जी, आपका आवाज सुनाई नहीं मैंने ये कहा कि ये जो अभी रोड पे नमाज नहीं पढ़ने वाला जो आदेश है, ये अभी हाँ भी हाँ उसका हाँ, पालना नहीं, चल रहा है? जी जी जी, रोड पे नमाज तो हो नहीं रहा है। और वो जो रोड में नमाज अजान पूरा पढ़ते हैं। और जो लाउड स्पीकर पे अजान देता था जोर जोर से, आज आज
अजान का भी वॉल्यूम एकदम लो हो गया है। कभी कभी कोई कोई मस्जिद में थोड़ा ऊंचा कर रहा है, पर लोग जाके थोड़ा बोलने से वो फिर कम कर दे रहा है। तो मतलब ये काम लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। हाँ, आम जनता तो थोड़ा बहुत अपना हाथ में ले लिया है। जी, तो बड़ी ये होना जबरदस्त चाहिए बात था, है। ये होना चाहिए था। ये होना चाहिए था। अल्टीमेटली तो जनता जागरूक रहेगी तभी तो काम होगा सारा। हाँ हाँ। तो आगे के लिए फिर क्या प्लान है आपका? अब आपके जो सिंह देखिए वाहिनी है वो क्या हाथ में लेने वाली है, कौन से कार्य हाथ में लेने वाली है? ठीक है, हमारा जो काम है ये ज्यादातर धर्म सेंट्रिक है। हम घर वापसी का काम, लफ्जिया में अपने बच्चे को रेस्क्यू का काम तो करते ही है। इसके साथ साथ जो ईसाईकरण हो रहा है, जो मिशनरीज जो आके काम कर रही है, जो मुसलमान उलेमा वगैरह जो घर घर जाके मोहल्ला में दावत देने का काम कर रहा है, हम इसका विरोध पहले भी करते थे, अभी भी और आगे भी करेंगे। और हमारा घर वापसी का जो काम है, हिंदू को और रेजिमेंटेशन हिंदू में लाने का, मेरा एक प्रोग्राम हम एक चलाने का अ, विचार किए हैं। कुछ हमारे संगठन के लोगों के साथ हमने मीटिंग किया है कि हम लोग अखाड़ा तैयार करेंगे। पहले तो अखाड़ा ही था जहां से विप्लवी मूवमेंट शुरू हुआ था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो हमारा एक टारगेट है कि जो हर एक ग्राम पंचायत में शुरू में एक अखाड़ा होगा। तो एक विधानसभा में सोचिए 15 से 16 ग्राम पंचायत होता है, 14 से 16 डिपेंड करता है। तो उतना ग्राम पंचायत में एक एक अखाड़ा होगा। जो लोकल क्लब है या लोकल जो हमारा कार्य करता है, उसके पास अगर जगह है 300-400-500 स्क्वायर फीट का, तो उसी में जिम का सेटअप रहेगा, जो बेसिक सेटअप है, ताकि वो गांव के वो एरिया के जो युवा है वहां जाके अपना शरीर चर्चा करे, थोड़ा कसरत करे। और वहां पर जो डिस्कशन होगा वो प्रो नेशन होगा, प्रो हिंदुत्व वाला होगा। हमारे हिंदू समाज के लिए थ्रेट कौन है, कौन हमारे इलाके में हम लोग को चुनौती दे रहा है, कौन हमारा सरदर्द बन सकता है, कहाँ पर मिशनरी आके काम कर रहे हैं, कहाँ पर जिहादी क्या कर रहे हैं। इसका डिस्कशन जो है वही क्लब में होगा, वही अखाड़ा में होगा। तो ये हमारा एक विचार है। तो उसके लिए जो सेटअप है, जो कसरत करने का जो सामान है, वेट्स वगैरह है या जिम वगैरह है, ये हम वो लोग को देंगे। वहाँ के गरीब लड़के जो है वो लोग आए, अपना सेहत बनाए, अपना हेल्थ बनाए, ताकि अच्छा हेल्थ होगा तो ब्रेन भी अच्छा होगा, सोच विचार करने कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। शरीर मजबूत होगा तो उसको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और एक गांव में अगर 200-400 अगर मजबूत वाला लड़का आ जाता है, तो गांव के ऊपर कोई नजर नहीं डाल पाएगा कोई बदमाश। तो ऐसा वो एक एक गांव को तैयार करना, एक एक पंचायत को तैयार करना है। ये भी हम एक अपना साथ में जोड़े हैं कि ये काम भी करना है। तो उसमें कुछ मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग जो है, बेसिक नीड और एडवांस, जो सच में स्ट्रीट फाइट में काम आए, इस तरह का ट्रेनिंग, जो ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन वाला ना हो, शॉर्ट ड्यूरेशन वाला हो, पर इम्पैक्टफुल हो, काम के समय काम आए। तो इसका भी हमने एक प्लानिंग किया है। जी। और जो आपने बोला आपका मास घर वापसी का भी प्रोग्राम है। जी, मैं डिटेल वो नहीं तो पूछ है, पाया। पर नहीं, हाँ वो तो है। वो तो हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है कि मास घर वापसी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वो तो है ही हमारा प्रोजेक्ट। अच्छा, पर और इसका डिटेल्स हम ये जो लोग घर वापसी करते हैं उसकी समाज में क्या स्वीकार्यता है? बेग पार्डन। समाज इन लोगों को स्वीकार कर लेता है क्या आसानी से? क्योंकि हमने हाँ देखा हाँ है हाँ खासतौर हाँ से। हाँ, देखिए बंगाली समाज स्वीकार कर लेता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा समाज भी कोई मिल जाते हैं, ज्यादातर स्वीकार कर लेता है। उनका कोई कोई लड़का का घर में मुस्लिम बहू जो है, शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होता है। कोई कोई बहुत रेयर है, वो भी बहुत रेयर है। पर इन जनरल तो वेलकम करते, अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। और नॉर्मल समाज भी जो मुस्लिम हिंदू बन जाते हैं, हमारे नॉर्मल हिंदू समाज आराम से स्वीकार कर लेते हैं।
और इसका और एक शायद इसका मेन कारण ये है कि पश्चिम बंगाल में कास्टिज्म का प्रॉब्लम ज्यादा कभी था नहीं। थोड़ा बहुत कुछ कुछ क्षेत्रों में था, जैसे हम अभी बांकुड़ा में है, बांकुड़ा में थोड़ा बहुत था एक समय पर, पुरुलिया में थोड़ा बहुत था एक समय पर, बट इन जनरल नहीं है, आज के दिन तो नहीं है। जो थोड़ा बहुत है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस है। जी, क्योंकि हम इधर देखते हैं हमारे तरफ यानी आपके उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में एडजस्टमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ तो हाँ, कई बार जो है पर वो यहाँ एकदम व्यक्ति रिवर्ट हो जाता है इसी चक्कर में। हाँ हाँ हाँ, पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एकदम पूरा वेलकम है। और आपको सुन के खुशी होगा कि यहाँ पर इनको और ज्यादा खातिरदारी होता है। हमारा जो सर्कल है इसमें तो जो मुस्लिम लड़की आती है, उसको हिंदू लड़कियां भी उनको बहुत पैम्पर करती है, ये नहीं कि ईर्ष्या करती है। उनको बहुत पैम्पर करती है कि आओ हमारे साथ रहो, ये हो, उसका नया कपड़ा उसको दे देती है। तो इस तरह का बहुत अच्छा एक वातावरण रहता है यहाँ पर। वंस दे कम इन सनातन धर्म, बहुत कुछ उसके लिए अच्छा रहता है और आसान रहता तो जो सनातन धर्म में आते हैं तो यहाँ जैसे बंगाल में भी कई सारे समाज हैं। यहाँ पर शाक्त समाज है जो काली माता जो दुर्गा माता का इनकी आराधना करता है। यहाँ पर आपके वैष्णव समाज भी बहुत बड़ी संख्या में है। है। आपके जी। चैतन्य महाप्रभु तो और जयदेव जी भी आपके बंगाल से ही हुए थे। वैष्णव समाज भी बहुत बड़ी संख्या में है। तो ये हम्म। समस्या नहीं आती कि साहब कि इनको किस प्रकार की पूजा पद्धति में डालना है। नहीं नहीं नहीं, एकदम समस्या नहीं आती है। ये वो इंडिविजुअल के पूरा उसके पास इतना चॉइस है कि वो खुद इतना खुश रहती है कि यहाँ तो इतना चॉइस है, वहां तो एक छोड़कर और उसको कोई देखा नहीं है। क्या रूप क्या कुछ समझ में नहीं आता है, भूत है कि प्रेत है वो भी समझ में नहीं आता है। और यह इतना अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर हमारे भगवान है, उनका इतना अच्छा अच्छा उनका पुस्तकें हैं, उनका श्लोक है, मंत्र है। तो वो मतलब कोई एक नहीं, वो तो हर एक को चुन लेती है। दुर्गा पूजा के समय दुर्गा पूजा करते हैं, रामनवमी के समय भगवान राम का पूजा ज्यादा करके कर लेते हैं, शिवरात्रि में शिव जी का सारा रात भजन करते रहते हैं, वो व्रत रखते हैं। तो चॉइस उनका है, चाहे एक को चुनो या सबको चुनो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जब व्रत रखना है रखो, जब ज्यादा खाना है खा लो, कोई चीज में कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप भगवान को मानो, सनातन को मानो, देश का विरोध मत करो, देशवासी हो तो देशभक्त बन जाओ। हम्म। और हमारे हमारे जो प्राचीन सभ्यता है इसका आप गुणगान करो, इसको आप रेस्पेक्ट करो, अपने माता पिता, अपने सनातनी हिंदू समाज को रेस्पेक्ट करो। प्रकृति में जो जीव है, जंतु है, वनस्पति है, इनका भी समाज में प्रकृति में एक जगह है, इसको भी एक विशेष करके हमारे धर्म में सिखाया गया है। तो ये लोग बहुत खुश होते हैं, ये सब इतना रिचनेस है हमारे सनातन समाज में। जब ये लोग एक्सप्लोर करने करते हैं, समय इनका निकल जाता है, समझ में ही नहीं आता कब हम हिंदू हुए हैं और कब हिंदू बन गए। तो ये जो इस्लाम वाले जो है मौलाना वगैरह या आलिम उलमा जो है ये जो नैरेटिव चलाते हैं, जिससे वो कई बार जो है हिंदुओं को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं कि साहब की भगवान तो एक ही होता है और ये अलग अलग जो है वो कैसे हो सकते हैं। संसार का या आपके दुनिया का बनाने वाला एक ही हो सकता है। और मूर्ति पूजा जो है ये इसका क्या मतलब है, ये मूर्ति में कोई जान नहीं होती है, कोई पावर नहीं होती है। ईसाई भी यही काम करते हैं। आपको तो आजकल ईसाइयों से भी जूझना पड़ रहा है, मैंने सुना। तो ये जो इनका नैरेटिव है इसको कैसे काउंटर करते हैं। देखिए ये तो कोई कोई बोलता भी है, जो जो नया थोड़ा तर्क करने वाले जो नेचर के हैं या डिबेट करना चाहते हैं, ऐसे भी कई बच्चियां हमारे पास आई हैं कि ये तो मूर्ति है। हाँ, हमारे नबी साहब ने तो 360 मूर्ति को तोड़ दिया था, मूर्ति कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये तो है, फिर ये मूर्ति पर अपना ये कैसे करेंगे।
तो हम उनको बताते हैं, देखिए ये मूर्ति तो भगवान का जो दर्शन या स्वरूप हमारे पूर्वज ऋषि मुनि ने किया है, तो उसका ड्राइंग करके या उसका हमने रेप्लिका बनाया है और उनको पूछते हैं ताकि हमारा फोकस पॉइंट रहे। और सपोज हम इसको एक उदाहरण देते हैं, जैसे आपका गाड़ी में चक्का है, चक्का में हवा कम हो गया है, तो हवा आप क्या लेकर हवा ऐसे पूरा हवा तो चारों तरफ हवा ही हवा है, तो हवा को आप चक्का में डालोगे कैसे? तो उसके लिए एक जरिया चाहिए होता है, एक ट्यूब चाहिए, एक वो पिन चाहिए, वो चाहिए, उसी के जरिए वो हवा चक्का के अंदर टायर के अंदर घुसेगा। उसको तो आप फूं मार के घुसा नहीं सकते, या तो हवा पकड़ के नहीं डाल सकते। तो वो जो जरिया है, ये भगवान का अपने तरफ, भगवान की तरफ फोकस रखने के लिए वो मूर्ति वो जरिया है, ताकि आप तुरंत उसको उससे कनेक्ट कर पाओ। आपका कनेक्ट ही नहीं हो रहा, हवा में कनेक्ट कर रहे हो तो कैसे चलेगा? कोई वो तो संभव नहीं है। आप नहीं, समझ रहे क्या बोल रहे हो? अच्छा उदाहरण है ये, काफी अच्छा उदाहरण है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ इनको, मैं कहता हूँ कि भाई ये बताओ कि अगर आप कहते हो कि साहब से आपका भगवान सर्वशक्तिमान है, तो उसकी शक्ति कहाँ चली जाती है जब वो मूर्तियों में नहीं आ पाता? उसकी क्या मजबूरी है? उसकी क्या कमजोरी है कि हम उसको मूर्ति में नहीं देख सकते? यहाँ तो हम भगवान को मूर्ति में देखते हैं, मूर्ति थोड़ी देखते हैं, भगवान को देखते हैं मूर्ति में। कहावत जी है कि जी। अगर अगर तुमने मूर्ति देखी तो भगवान नहीं दिखेगा, और अगर तुमने भगवान देखा तो मूर्ति नहीं दिखेगी। तो इसका ये लोग जवाब नहीं दे पाते कि भाई क्या है, कि क्या कमजोरी है कि मूर्ति में नहीं आ सकते। तो चलिए, तो आपको आपके आगे के उद्देश्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आज की वार्ता को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और देवदत्त जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।